सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। आपका प्रश्न पहला है, यदि कांच और जल के आपेक्षिक अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 एवं 4/3 है तो जल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको तो ये जानना पड़ेगा कि अपवर्तनांक क्या है, फिर आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है। तो अपवर्तनांक क्या है कि जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है, ठीक है, तो उसका जो अभिलंब है जब उससे दूर हटता है या अभिलंब की ओर झुकता है, ये तो जान रहे हो, ठीक है। तो जितना दूर हटती है या अभिलंब की ओर जितना झुकती है, तो वो जो विचलन होता है वही विचलन को हम अपवर्तनांक कहते हैं। आया बात समझ में कि कितना उसके मार्ग में कितना परिवर्तन हुआ, वही उसका क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। फिर अब बात करते हैं अपेक्षिक अपवर्तनांक की। तो अपेक्षिक अपवर्तनांक का मतलब होता है किसी दूसरे माध्यम से क्या करना, उसका कंपेयर करना, ठीक है, वो कहलाता है अपेक्षिक अपवर्तनांक। जैसे अब इस क्वेश्चन में आते हैं कि क्या बोला है कि कांच और जल के आपेक्षिक अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 एवं 4/3 है। अब यहाँ जो आपेक्षिक अपवर्तनांक, तो इसमें किसके साथ अपेक्षा कर रहे हैं, किसके साथ किसके सापेक्ष की बात कर रहे हैं। अगर देखो, कांच का आपेक्षिक अलग दिया है यानी कांच का वायु से कर रहा है, और जल का अलग दिया है मतलब जल का वायु से कर रहा है। आया समझ में। या फिर उसको निर्वात भी मान सकते हैं, वायु और निर्वात का मान एक ही रखता है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है जल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या होगा। तो दिया है कांच का अपेक्षिक अपवर्तनांक n1 बराबर 3/2 और जल का अपेक्षिक अपवर्तनांक n2 बराबर 4/3। अब यहाँ पे माना जल में प्रकाश की चाल v2 है। देखो यहाँ पे थोड़ा v1 कर दिया था, इसको v2 करना, क्योंकि जल हम सेकंड में लिए हैं तो जल में प्रकाश की चाल भी v2 लेंगे और कांच में क्या लेंगे, v1 लेंगे। फिर सूत्र क्या होता है, n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, दो माध्यमों के बीच प्रकाश की चाल का अनुपात, ठीक है। तो n2 तुम्हारा क्या है 4/3 और n1 क्या है 3/2 इक्वल टू v1 अपॉन v2। तो देखो ये बटे में है, जब बटे को मैं गुणा में बदलूंगा तो जो अंश है वो हर बन जाएगा और हर है वो अंश बन जाएगा। तो 4/3 गुणा 2/3 बराबर v1 अपॉन v2 हो गया। तो इस तरीके से जब देखता हूँ कटने के लिए कुछ नहीं है तो 4 दूनी 8 और 3 तिया 9 कर दिया। तो इस प्रकार से मुझे क्या मिला, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू रेशियो 9 मिला, ठीक है। तो v1 मेरा क्या है, कांच को बताता है कांच में प्रकाश की चाल को, और v2 क्या बताता है, जल में प्रकाश की चाल को। प्रश्न दूसरा, अयस्क के सांद्रण की किन्हीं दो विधियों को सचित्र लिखिए। तो पहला है आपका गुरुत्व पृथक्करण की विधि। तो जब अयस्क तथा अधातु के अपेक्षिक घनत्वों में अंतर होता है तब अयस्क सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर पानी की धारा में प्रवाहित कर हिलाया जाता है, जिससे अयस्क के बारीक कण नीचे बैठ जाते हैं एवं अशुद्धियाँ ऊपर तैरने लगती है, जिन्हें अलग कर लिया जाता है, अथवा ये पानी की धारा के साथ बहकर अलग हो जाता है, जिसमें ललग लिखा है, अलग हो जाता है। प्रायः कार्बोनेट तथा ऑक्साइड अयस्कों के सांद्रण के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण इस विधि से किया जाता है, देखिए यहाँ पे चित्र में। फिर दूसरा विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि। अयस्क में चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होने पर इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर चुंबक पर चलने वाली रबड़ के पट्टे यानी कि कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है। अचुंबकीय पदार्थ पट्टे के ऊर्ध्वाधर ही गिर जाती है, परंतु चुंबकीय पदार्थ पट्टे पर तब तक चिपके रहते हैं जब तक कि वह चुंबक के प्रभाव से बाहर नहीं आ जाते। इस प्रकार दो ढेर मिलते हैं, एक चुंबकीय पदार्थ का और दूसरा अचुंबकीय पदार्थ का। चित्र में देखोगे समझ में आ जाएगा। इस विधि का उपयोग टीन के अयस्क SnO2 में उपस्थित चुंबकीय अशुद्धियों को पृथक करने हेतु किया जाता है। ओके, और पुस्तक में आपके देखिए उसमें स्पष्ट चित्र बना हुआ है, वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है, तो बुक में दिया है तो ज़्यादा बेटर है, उसको देखें आप। आपका तीसरा क्वेश्चन है धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुणों में अंतर लिखिए। तो एक साइड धातु लिख लेते हैं, दूसरे साइड अधातु। तो देखो धातुओं में पारे को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। अधातु में लिखोगे अधातु ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्था में पाई जाती। धातुएं अघातवर्धनीय होती है जबकि अधातुएं भंगुर होती है। धातुएं तन्य होती है यानी कि उसमें तनने की क्षमता होती है, फैलती है वो, जबकि अधातुएं तन्य नहीं होती। धातुएं उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है, ठीक है। जितने धातु होते हैं उसमें उष्मा और विद्युत आसानी से प्रवाहित हो जाती है, जबकि अधातुएं जो है क्या होती है, उष्मा की कुचालक होती है, और जो विद्युत है उसका भी कुचालक होता है, किसको छोड़कर, ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर, ये दोनों अपवाद हैं। फिर पांचवा है धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है, जबकि ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर प्रायः अन्य अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती। जैसे कोयला हो चमकता है क्या, नहीं चमकता, ठीक है, वो अधातु है। धातुएं ठोस होती है, अपवाद सोडियम और पोटेशियम। देख धातुएं क्या होती है, ठोस होती है, लेकिन दो को छोड़ के जो सोडियम और पोटेशियम वो क्या रहता है, नरम रहता है, वो ठोस नहीं रहता, वो इतना कोमल रहता है कि उसको चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। अधातु में आओ, हीरा को छोड़कर अधातुएं कठोर नहीं होती। हीरा क्या है, सबसे हार्ड तत्व है, ठीक है, कठिन जो कड़ा तत्व है, उसका उपयोग जो है पत्थरों को काटने के लिए किया जाता है। हीरा इतना स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है।
फिर अगला प्रश्न है आपका, धातु द्रव अधातु का नाम व संकेत लिखकर अधातु के 3 रासायनिक गुण लिखिए। किसका नाम बोला है? द्रव अधातु। ठीक। उत्तर, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन है जिसका संकेत Br है। आगे देखते हैं इसमें अधातु के 3 रासायनिक गुण। पहला, अधातुओं के साथ अभिक्रिया धातुओं की अपेक्षा हाइड्रोजन की विद्युत तीव्रता अधिक है। अधातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन संगत हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, यह है समझ में। देखो इसमें क्या बोला है, अधातु के 3 रासायनिक गुण, तो कोई भी अधातु ले सकते हैं, इसीलिए किसका लिया इसमें? हाइड्रोजन का लिया। तो देखो सोडियम और हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है, क्या बनता है? सोडियम हाइड्राइड बनता है। और वैसे मैग्नीशियम के साथ जब हाइड्रोजन का क्रिया होता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम हाइड्रेट बनता है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया नाइट्रोजन अत्यधिक उच्च ताप 2000 केल्विन पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। यहाँ पे रिएक्शन को समझना। ठीक है, N2 क्या है, जो ब्रैकेट में लिखा है जी, उसका मतलब वो बता रहा है कि N2 किस फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में है। प्लस O2 भी जी लिखा है, मतलब गैस के फॉर्म में है। तो 2000 केल्विन पर जब गर्म करते हैं क्या मिलता है? 2NO, यानी कि क्या मिलता है? नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, फिर यौगिकों से अभिक्रिया, जब अधातु यौगिकों से अभिक्रिया करता है तब क्या होता है? ऑक्सीजन अमोनिया से अभिक्रिया कर नाइट्रोजन तथा जल बनाती है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मिस्टेक क्या है, 4NH बस लिखा है, जबकि वो क्या होना चाहिए? 4NH3 होना चाहिए। तो याद रखिएगा, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, तो 4NH लिखा है, H के जस्ट नीचे जहाँ पे डॉट दिख रहा है वहाँ पे 3 कर लेना। ठीक है, और फिर देखो बैलेंस है कि नहीं, तो 4 या 12 हाइड्रोजन होना चाहिए। देखो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 आपके पास नाइट्रोजन होना चाहिए, फिर सिर्फ 2N लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा? 2N2 हो जाएगा। N में भी क्या जुड़ जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये ऑक्सीजन 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, हर एक चीज़ समझना जरूरी है, सिर्फ लिख लेने से काम नहीं चलता। ओके, तो यहाँ जो मिस्टेक है उसको सुधार लिए रहना। ओके, तो प्रश्न अगला है आपका, समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब के 3 अभिलक्षण क्या होते हैं? ठीक है, तो पहला देखते हो, समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब के 3 मुख्य अभिलक्षण है। पहला, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी होता है क्योंकि इसे पर्दे पर नहीं बनाया जा सकता। दूसरा, यह बिंब के साइज का ही होता है और जितनी दूरी बिंब की दर्पण से होती है उतनी ही दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की होती है। तीसरा, प्रतिबिंब सीधी बनती है लेकिन पार्श्व साइड में अदला बदली हो जाती है। ठीक है, जो उसमें लेफ्ट रहता है एक्चुअल में उसमें राइट में दिखता है मिरर में। तो इस तरीके से आपका 5वां क्वेश्चन हो गया। ठीक है, याद रखना, समझना ज़्यादा ज़रूरी है असाइनमेंट लिखने से। ओके, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। अगर नहीं किया है तो और कर चुके हैं तो अच्छी बात है। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए।